वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आज का मार्केटिंग मैनेजमेंट टॉपिक है जिसका यूनिट 1 के 3 टॉपिक बचे हुए थे लास्ट वीडियो में, तो वो हम कवर अप करेंगे। यूनिट 1 आज हो जाएगी, कंप्यूटर्स की यूनिट 2 हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेशंस मैनेजमेंट के यूनिट 2 और समथिंग 3 तक पहुंच जाएंगे हम लोग आज। ठीक है, तो आज हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट प्लानिंग और मार्केट स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की, तो सेगमेंटेशन से क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो प्रोडक्ट्स हैं ABCD XYZ। ठीक है, कस्टमर्स हैं कुछ नॉर्थ इंडिया के, कुछ साउथ इंडिया के और कुछ ईस्ट इंडिया के वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में बहुत डिफरेंट है, उनका प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशन, पैकेजिंग, क्वालिटी, स्टाइल, टाइप, सब कुछ बहुत डिफरेंट है। जो कस्टमर्स है सेम उनके साथ है, उनका परचेजिंग बिहेवियर, उनकी हॉबीज़, उनके प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक कस्टमर से ग्रुप को टारगेट करना होता है ना मार्केटिंग के लिए। तो जो प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स आपस में रेलेवेंट हैं, ठीक है, उनको जब हम ग्रुपिंग करते हैं उनकी, तो उसे हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, सो मार्केट सेगमेंटेशन इज ग्रुपिंग customers and products with similar preferences and specifications together for making marketing strategies। ठीक है, अब देखो हम ग्रुपिंग करते किन किन बेसिस पर हैं, तो उन बेसिस की बात करेंगे। पहला जो बेसिस होता है हमारा ग्रुपिंग का, वो होता है जियोग्राफिकल बेसिस। लाइक लोकेशन हो गई कि इंडिया के कस्टमर्स हैं, ये अफ्रीका के कस्टमर्स हैं, अमेरिका के कस्टमर्स हैं, ये लोकेशन हो गई। पॉपुलेशन डेंसिटी की यूपी में इतने लोग हैं तो यहाँ पे इतनी मार्केट हो सकती है हमारी, और उत्तराखंड में इतने लोग हैं तो यहाँ पे इतनी मार्केट हो सकती है। पॉपुलेशन हो गया, लोकेशन हो गया, एंड क्लाइमेट चेंजेस वगैरह की, समर्स में बिकेगा, विंटर्स में कहाँ समर है, कहाँ विंटर, कहाँ ऑल टाइम विंटर है, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, फिर आता है डेमोग्राफिक्स। जियोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक्स में फ़र्क है। डेमोग्राफिक्स इज़ अबाउट एज, लाइफ साइकिल कितनी है, अडल्ट हो, यूथ हो, चिल्ड्रन हो, अडल्ट हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, एंड जेंडर, बट ऑब्वियसली ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, एंड बट ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इनकम क्या है, ये डेमोग्राफिक्स में आ गया। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो है साइकोग्राफिक। तो देखो साइकोग्राफिक क्या ना, नेसेसरी नहीं है कि हमेशा एक्यूरेट हो, क्योंकि लोगों की पर्सनालिटी, उनकी लाइफस्टाइल, उनका बिहेवियर, बिलीफ सिस्टम बदलता रहता है। किसी का प्रमोशन हो जाए, मान लो 3 साल तक वो जॉब से लॉयल था, अच्छे से काम किया, परफॉर्मेंस अच्छी थी उसकी, प्रमोशन हो गया 10x पे। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली उसकी लाइफ साइकिल जो पहले थी, लाइफस्टाइल वैसे तो रहेगी नहीं। तो जो साइकोग्राफिक जो हमारे बेसिस होते हैं वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होते हैं, वो अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक तुक्का कह सकते हैं। ठीक है, हम यूजुअली लगाते हैं, बिलीफ अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है बिहेवियरल। जो बिहेवियरल बेसिस होता है उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो कि कस्टमर का जो बिहेवियर है ना वो डिपेंड करता है बहुत सारे कंक्लूजन्स पे। फॉर एग्जाम्पल ओकेजनल बाइंग, जैसे कि जो रेगुलर ओकेजन होते हैं, दिवाली हो गया, होली हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, ये आना ही आना है। ठीक है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि दिवाली में, धनतेरस पे हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो खरीदते ही खरीदते हैं। ठीक है, दैट सेल विल गो अप एट एनी हाउ, वो रेगुलर ओकेजनिंग हो गई। फिर हमारे पास आता है स्पेशल ओकेजनिंग, लाइक किसी की मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रमोशन, अवार्ड विनिंग, ये सब स्पेशल ओकेजन होते हैं। ये मतलब रिकरिंग नहीं होते कि अगर इस साल 20 तारीख को हुई है तो अगले साल 20 तारीख को ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देज आर ऑलमोस्ट या फिर यूजुअली वन टाइम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें सेम चीज़ में हम यूज़र स्टेटस आता है। मान लो कोई न्यू यूज़र है किसी प्रोडक्ट का, कोई नो यूज़र है, कोई पोटेंशियल यूज़र है, और कोई ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, रेगुलर यूज़र है। ठीक है, फिर ब्रांड लॉयल्टी की बात आती है। कोई हार्ड कोर लॉयल है, कोई सॉफ्ट कोर लॉयल है। जैसे मान लो हार्ड कोर में क्या होता है कि वो एडिक्टेड होते हैं किसी ब्रांड से, वो स्विच नहीं करते हैं। और सॉफ्ट कोर में क्या होता है कि 1-2 ब्रांड्स में स्विच कर लेते हैं वो, लेकिन हाँ 1-2 ब्रांड्स तक ही, उसके बाद हर जगह नहीं मुँह मारते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं स्विचर्स, जो कभी भी एक ब्रांड पे तो टिक ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर स्विचर्स वी डू हैव वन मोर, क्या था उसका, मैं भूल गई, नोट्स लिखे होंगे यहाँ पे, वो देख लेना। लेट मी रिकॉल, लेट मी ट्राई। स्विचर्स था, हार्ड कोर था, सॉफ्ट कोर था, एंड एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। कोई बात नहीं, मेरे नोट्स यहाँ पे लिखे हैं, पता नहीं कैसे मैं भूल गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आई थिंक हाँ बस इतना। हाँ, लास्ट हमारा पॉइंट था एटीट्यूड। एटीट्यूड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट वाइल सेगमेंटिंग। लेकिन हाँ ये भी है कि एक्यूरेटली आप जज भी नहीं कर सकते कस्टमर के एटीट्यूड को, क्योंकि कस्टमर का एटीट्यूड ही एक ऐसी चीज़ है जो उसके परचेजिंग पावर, परचेजिंग बिहेवियर या फिर परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। ठीक है,
फिर हमारे पास रिक्विजिट्स। देखो रिक्विजिट्स में क्या है कि ऐसे कौन से पर्क्स हैं या फिर ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो अगर मार्केट सेगमेंटेशन में हमने यूज़ किए हों तो हमारी जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो बेस्ट बनती है। तो देखो पहली बात तो ये कि जो सेगमेंटेशन है वो मेजरेबल होना चाहिए, तुक्का या फिर एस्टीमेट नहीं। अगर आपको उत्तर प्रदेश में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है पोटेंशियल बायर्स के लिए तो दैट शुड बी मेजरेबल कि इस लोकेशन में इतने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनमें से हम 10% या फिर 20% कन्वर्जन कर पाएंगे। दैट शुड बी कम्प्लीटली मेजरेबल। देन डिफरेंशिएटिव होना चाहिए कि भाई अगर हम उसी प्रोडक्ट को पहले बिहार में लॉन्च कर चुके हैं और वहाँ पे वो प्रोडक्ट चल रहा है तो कुछ ऐसा डिफरेंशिएटिंग, जैसे मान लो हम सोप लॉन्च कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो ऑलरेडी सोप की ब्रांड्स हैं उनसे कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारे सेगमेंटेशन में होना चाहिए। ठीक है, एसेसिबल होनी चाहिए कि लाइक जो हमने मार्केट, जैसे मान लो हमने सेगमेंटेशन बनाया कि यूथ लेगा और यूजुअली यूथ एम्प्लॉयड होगा, ठीक है, एम्प्लॉयड यूथ होगा, तो उसी अकॉर्डिंग हमें प्राइसिंग सेट करनी है। ठीक है, तो दैट इज एसेसिबिलिटी। फिर एक्शनेबल भी होना चाहिए कि भाई आपने जो सेगमेंटेशन बनाया है कम से कम उस पर काम तो कर सके हम। मान लो कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक ला रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका जो ग्रुपिंग आपने करी है वो ऐसी हो कि हम उस पर काम कर सकें, वो वर्केबल हो, एक्शनेबल हो। एंड उसके बाद है सूटेबिलिटी। ठीक है, कम से कम जो भी मार्केट सेगमेंट आपने बनाया है, मान लो यूथ का बनाया है और उसे एम्प्लॉयड कहा है, तो हो सकता है कि 50% यूथ अनएम्प्लॉयड भी तो हो। ठीक है, तो हम 50% पर ही काम करेंगे, तो जो भी आप स्ट्रैटेजी या सेगमेंटेशन बनाएं वो और 50% के लिए सूटेबल भी हो। ठीक है, तो ये कुछ पर्क्स हैं। अगर आपके मार्केटिंग सेगमेंटेशन में ये पांचों चीज़ें, छह चीज़ें होंगी तो दैट विल बी बेसिकली प्रोड्यूसिंग अ वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास प्रोसेस है और इम्पोर्टेंस है। तो जब हम बात करते हैं प्रोसेस की, दैट हाउ डू वी डू मार्केट सेगमेंटेशन, तो हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। सर्वे का स्टेज होता है, एनालिसिस का स्टेज होता है, प्रोफाइलिंग का स्टेज होता है। सर्वे के स्टेज में क्या होता है ना कि हम ये चीज़ देखते हैं कि जब हम सर्वे कर रहे होते हैं कि हमारा जो सेगमेंटेशन है, जो ग्रुपिंग है, वो हम कैसे कर रहे हैं, तो उसमें प्रेफरेंसेस देखते हैं कि जो कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो होमोजेनस प्रेफरेंस के होते हैं, मतलब उस मार्केट में मान लो एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे 90% कस्टमर्स एक ही टाइप का प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो होमोजेनस मार्केट प्लेस हो गई। अब कहीं क्या होता है, डिफर्ड प्रेफरेंसेस होती हैं। मान लो वो मार्केट प्लेस है, वहाँ पे 100 कस्टमर्स हैं, तो उनमें से कम 80 ऐसे इनकी अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वो डिफर्ड प्रेफरेंसिंग हो गई। एंड लास्ट में इज क्लस्टर्ड प्रेफरेंसेस। क्लस्टर्ड प्रेफरेंसेस में क्या होता है, लाइक इट इज़ समथिंग काइंड ऑफ, जैसे मान लो कोई मार्केट प्लेस नई है, ठीक है, वहाँ पे अभी मान लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट एक्स है, वो पहले कभी लॉन्च हुआ नहीं है, तो जो कंपनी वहाँ पे पहले एंटर कर रही है, या तो वो खुद को सेंट्रल पोजीशन दे, मोनोपोली में खुद की इमेज क्रिएट करे, ठीक है, या तो अपने आप को एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनाए कि कितनी भी कंपनियां आ जाएं उसी सेम प्रोडक्ट को लेकर, पर वो कंपनी डिफरेंट ही रहेगी, या तो लार्जेस्ट मार्केट, अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 90 लोगों को वो अक्वायर कर ले, अपना यूजर बना ले। ठीक है, तो क्लस्टर्ड प्रेफरेंसेस में ये होता है, क्योंकि फिर वहाँ पे गुट बन जाते हैं। ठीक है, तो सर्वे के स्टेज में हमें ये 3 प्रेफरेंसेस मिलती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखकर सेगमेंटेशन करना होता है। और ऐसा नहीं है, इंटरव्यूज़ भी करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस और क्वेश्चनायर्स भी करते हैं, ताकि हमारा जो सर्वे है वो बेस्ट निकले कि भाई हाँ, हमें इस ग्रुप को इस हिसाब से टारगेट करना है इतने कस्टमर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज हमारा जो आएगा सर्वे के बाद, एनालिसिस का स्टेज। एनालिसिस में जो कस्टमर्स है, मान लो हमने सर्वे कर लिया कि 100 में से 80 लोग पोटेंशियल कस्टमर हैं, पर इनकी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या ये चाहते हैं एक्चुअली एक प्रोडक्ट में, हमने वो देख लिया। एनालिसिस का स्टेज हो गया। फिर लास्ट स्टेज है प्रोफाइलिंग का स्टेज। अब मान लो 80 कस्टमर्स हैं, उनकी नीड्स हमें पता चल गई, हमने प्रोडक्ट उस हिसाब से बना लिया। फिर अब हमें उसमें देना है कि जो हमारा कन्वर्जन बेस्ट होगा वो कहाँ होगा। मान लो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिडल रेंज में है, ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसी है कि वो प्रोडक्ट को खरीद सकें, जो मिडल लेवल की रेंज में जिसकी प्राइसिंग है। ठीक है, तो हम उसके बाद प्रोफाइलिंग करेंगे। ठीक, जो हमारे बेसिस थे उसके बेसिस पे प्रोफाइलिंग करेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस मार्केट सेगमेंटेशन का। अब मार्केट सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, करने की ज़रूरत क्या है। तो जब मार्केट सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे हम, तो देखो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मार्केट सेगमेंटेशन अगर हम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली हर हाल में वो हमें स्ट्रैटेजी मेकिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंस है एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट अपील्स। देखो मार्केटिंग ना अपने आप में एक बहुत टिपिकल चीज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन जब हम टुकड़ों में बांट देते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स को, तो टारगेट करना ईजी हो जाता है। और इसीलिए
मार्केट सेगमेंटेशन मार्केटिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है। अब जब हमने बांट दिया टुकड़ों में, मान लो 100 में से 80 हमारे पोटेंशियल यूजर्स हैं और हम उन पे ही वर्क कर रहे हैं, तो जो 20 का खर्चा था वो भी बच जाएगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। एंड ऑन द वेरी सेम पोजीशन हम अपॉर्चुनिटीज़ जो है मार्केट में कस्टमर गेन करने की, उसको अच्छे से स्पॉट कर पाएंगे, ठीक है। मार्केटिंग का बजट एलोकेट होगा, बट ऑब्वियसली अगर हमें पता है कि हमें 100 में से 80 लोगों को ही टारगेट करना है, तो बजट भी हम अच्छी तरीके से एलोकेट कर पाएंगे और 80 लोगों की नीड्स क्या है, वांट क्या है, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे और हमारी ब्रांड की अच्छी पोजीशनिंग कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे टारगेट कस्टमर है उनको हम समझते हैं अच्छी तरीके से, उनकी नीड्स को हम जानते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारी ब्रांड की एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इमेज बनेगी मार्केट में, ठीक है। एफिशिएंसी ऑब्वियसली बातें बढ़ जाएगी, और अगर हमने अच्छे से मार्केट रिसर्च करके सेगमेंटेशन किया है तो जाहिर सी बात है कि जो कंपटीशन में कंपनी आएगी वो हमसे आगे इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि उसको रिसर्च और सेगमेंटेशन करने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और हम ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होंगे, ठीक है। मार्केट एक्सपेंशन होती है, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंसेस जो कि है मार्केट सेगमेंटेशन की। अब देखो मार्केट सेगमेंटेशन हो गया, सेगमेंटेशन के बाद हमें स्ट्रैटेजी भी तो चाहिए ना, सेगमेंटेशन कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, प्लानिंग मैनेजमेंट सब कुछ पढ़ लिया आपने, अब स्ट्रैटेजी भी तो बनाओ। सेगमेंटेशन कर लिया कि भाई ये 80 कस्टमर्स हैं 100 में से जो पोटेंशियल है, इनकी ये प्रोफाइलिंग है, इनकी ये नीड्स है, अब हम उन्हें टारगेट कैसे करें, क्योंकि कन्वर्ट भी तो करना है ना उन्हें, उनकी नीड्स हमें पता है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में पता है, पर हम उनसे प्रोडक्ट खरीदवाएं कैसे, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्लानिंग पहले लिख दिया मैंने, ओहो चलो ठीक है, प्लानिंग ही पढ़ा देते हैं। मार्केट स्ट्रैटेजी आप समझ गए ना, प्लानिंग पे आ जाते हैं। मार्केट प्लानिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट करने के लिए जो मिशन, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम, स्केड्यूल, प्रोसीजर जो भी कुछ है उसको अच्छी तरीके से डेवलप करना, ठीक है। मार्केट मैनेजमेंट प्लानिंग इज डेवलपिंग ऑफ द फोरकास्ट, मिशन, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल एंड प्रोसीजर्स फॉर मार्केटिंग अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केट में एक प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए जो भी मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव सब कुछ हमें लगता है, उसका जब हम प्रॉपर डेवलपिंग या फिर प्लानिंग करते हैं तो उसे हम मार्केट प्लानिंग बोलते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, तो मैंने आपको डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स बोले, मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड और क्या बोला था मैंने, प्रोसीजर बोला था, शेड्यूल बोला था, ठीक है, बजट बोला था। तो यही वर्ड्स जो हैं वो मार्केटिंग प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। मार्केट प्लानिंग लिखा है, मार्केटिंग प्लानिंग भी सेम चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। तो जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो मिशन क्या होता है, मिशन जो होता है वो कंपनी का ना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है, विच इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ईयर, लॉन्ग टर्म के लिए वो सेम ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि कंपनी खड़ी ही उसी पर्पज से करी गई है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लाइक कुछ अटेनेबल गोल होते हैं जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डेली बेसिस पे हमें अटेन करने होते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, प्लान्ड स्टेप्स की सीरीज होती हैं, जैसे मान लो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको हमें कैसे अटेन करना है उसके लिए हम रोड मैप बनाते हैं, उसे हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। पॉलिसी क्या होता है, वो गाइडलाइंस होती हैं जिनके तहत हमको अपने गोल को अचीव करना होता है। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, वो स्टेप होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, उसका एक प्रॉपर रोड मैप या फिर प्रोसीजर या फिर वो होता है प्रोसेस, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक सर्टेन एक्शन प्लान होता है, जैसे मान लो हमने प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट किया है, मार्केटिंग द टारगेट ऑडियंस, तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, मतलब ये एक एक्शन प्लान जिस पे हमको वर्क करना है, ठीक है, तो वो प्रोग्राम हो गया। शेड्यूल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें प्रोजेक्ट 1 को 80 कस्टमर्स में से कम 50 का कन्वर्जन 3 महीने में करना है, तो किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए डेडलाइन को सेट करना या फिर एक टाइम फ्रेम को सेट करना शेड्यूल होता है। और बट ऑब्वियसली जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में खर्चे आ रहे हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो करने में जो भी चीज़ें लग रही हैं, उनका एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बजट, ठीक है। जब हम बात करेंगे कि मार्केटिंग में जो मार्केटिंग की प्लानिंग है उसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं, मतलब ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है, सिंपल से, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सिलेक्ट करना, फिर प्लानिंग की प्रीमाइसेस सिलेक्ट करना, और फिर कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं मार्केटिंग के रेफरेंस में उन्हें डिफाइन करना,
एंड देन उसके बाद उन पर इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स बनाना, एंड फिर उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एंड फिर उसके बाद बट ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करना, सब कुछ सही से करना, कंट्रोलिंग एंड ऑल, एंड देन लास्ट में रिव्यू एंड रिफाइनमेंट कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं, पार्टिकुलर रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं। सिंपल से स्टेप्स हैं, बहुत कुछ एक्सप्लेनिंग नहीं है और इतने खास इंपॉर्टेंट भी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कंसेप्ट फॉर इंपॉर्टेंट एंड इसमें बेसिस इंपॉर्टेंट है, रिक्विजिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो तो आई गई। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, आपने सेगमेंटेशन कर लिया, प्लानिंग कर ली, अब उसको निभाओगे कैसे, आगे बढ़ाओगे कैसे, गोल अचीव कैसे करोगे, स्ट्रैटेजी के थ्रू, ठीक है। स्ट्रैटेजीज इज द सीरीज ऑफ या फिर सेट ऑफ सम प्लान्ड एक्शंस या इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स which help us to or to attain a desired result। हर कंपनी के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि भाई वो मार्केट में कौन सी पोजीशन पे खड़ी होना चाह रही है। तो उन गोल्स को, उन पोजीशंस को अटेन करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ठीक है। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, प्रोसेस है, एसेंशियल्स हैं। जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच वी डू हैव इज रियल कस्टमर्स। रियल कस्टमर्स में क्या होता है कि जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, तो ये बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट कस्टमर्स हैं, जो हमसे ले रहे हैं चीज़ सामान, उनको ध्यान में रख के स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि नए कस्टमर्स एक्वायर करना टास्क 2 है, लेकिन टास्क 1 क्या है कि जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे हाथ से ना जाएं, ठीक है। फिर हमारे पास है सेकंड एलिमेंट क्लियर टारगेट। हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारे पास इतने कस्टमर्स हैं और हमें इतने और एक्वायर करने हैं। तो जो हमने आपको बताया था रिक्विजिट में कि मेजरेबल हो, जो हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं, और एक्शनेबल हो, तो हमारे पास एक क्लियर टारगेट होना चाहिए कि हमें इतने लोगों को इस तरीके से इतने बजट में एक्वायर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्रांड आइडेंटिटी और इस्टेब्लिश मार्केटिंग गोल्स। एंड आई थिंक हाँ, ब्रांड आइडेंटिटी की जब हम बात करेंगे तो देखो, हम किसी भी कंपनी को मार्केट में क्या दिखा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। तो कंपनी की या फिर ब्रांड की क्या आइडेंटिटी मार्केट में बनानी है, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए ये ब्रांड आइडेंटिटी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर मार्केटिंग के गोल्स को एस्टेब्लिश करना है। ऑब्वियसली भाई, अगर हमारे पास 80 पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, तो हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम उसमें से 50 या 60 को कन्वर्ट कर पाएँ। तो गोल्स एस्टेब्लिश करना एंड एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पोर्ट्रे करना। बट ऑब्वियसली आप अगर अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा जो ब्लैक विम बार का अगर कोई मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है बिजनेस वगैरह में या मार्केटिंग में, तो जो ब्लैक विम बार का भी ऐड आया था, दैट वाज अ फेक कैंपेन। ऐसा कोई प्रोडक्ट उनका लॉन्च नहीं हुआ था, बट हाँ, उनके कैंपेन का ये मैसेज था कि बर्तन धोना या हाउस होल्ड चोर्स करना सिर्फ वुमेन का काम नहीं है, मेन का भी काम है, एंड मेन कैन ब्रैग अबाउट दैट, ठीक है। तो उसमें उस कैंपेन में क्या उन्होंने शो किया कि दैट दे आर कंप्लीटली जेंडर अनबायस्ड। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देके अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग कर रहे थे मार्केट में, ठीक है। एंड द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। देखो, एक ही सेगमेंट में, एक ही मार्केट में या एक ही कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं, बट हमें याद सिर्फ वही प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनके पास कुछ ऐसा यूएसपी या फिर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है जो हमें दिमाग में क्लिक कर जाता है, ठीक है। या तो उनका ब्रांड नेम बहुत बड़ा होगा, या तो वाकई में उनकी सर्विस क्वालिटी या कुछ एक ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते वक्त डिफरेंशिएटिंग फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है और एसेंशियल्स क्या है। जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का जो प्रोसेस है दैट इज़ कम्प्लीटली वेरी वेरी सिंपल। उसमें ऐसा कुछ खास करना नहीं है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन करेंगे हम, जो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ ऊपर वाले टॉपिक पे। फिर टारगेट मार्केट को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा ऑफर को पोजीशन करना। मतलब कि हमें भाई कैसे क्या कस्टमर के सामने क्या बोलना है, कैसे मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की, तो अपने ऑफर को पोजीशन करेंगे कि प्राइसिंग कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्वालिटी कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है असेंबलिंग द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तो यू ऑल नो जो 4 P's हैं प्लस 3 P और है, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस एंड वन थिंग वाज मोर देयर। 7 P's कुछ लोग कहते हैं बट यूजुअली 4 होते हैं, विच इज़ प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा लास्ट में बोलती हूँ, पहले आता है प्रोडक्ट, ठीक है।
तो जो भी मार्केटिंग मिक्स है उसको असेंबल करना। नाउ एसेंशियल्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ध्यान में ही रखनी चाहिए। जैसे इसमें था रिक्विजिट में कि मेजरेबल हो, एक्शनेबल हो, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो, वैसे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जब बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के एसेंशियल्स की, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सबसे पहला एसेंशियल है कंसिस्टेंसी। बट ऑब्वियसली बिजनेस एनवायरनमेंट ना हर 2 दिन में बदलता है, तो मार्केटिंग हमारी इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि हम उसको हर 2 दिन में बदल सकें, ठीक है। सूटेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, हमने जो टारगेट ऑडियंस चुनी है उनके लिए हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सूटेबल होनी चाहिए। टाइम हॉरिजन, आप अगर किसी भी चीज़ के लिए डेडलाइन को नहीं रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उसको अटेन नहीं कर पाएंगे, या जब अटेन करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। तो टाइम हॉरिजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्टर। एंड फिर वर्केबल होना चाहिए, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है वो कम से कम ऐसी हो कि अगर सिचुएशन थोड़ी बहुत बिगड़े भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में तो वो काम करने के लायक हो, ओवर बर्डनिंग ना हो, या फिर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ना हो कि बस हो ही नहीं पाए, बस सोचने लायक, इमेजिनरी हो, ठीक है। रिसोर्स बेस्ड भी होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि देखो रिसोर्स बेस्ड होने का मतलब सिंपल से यही है कि जो भी रिसोर्स आपकी कंपनी में है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, या जो आपकी टैक्टिक्स हैं जो आप जिनमें आप परफेक्ट हैं, जिन्हें कर सकते हैं, आपका स्ट्रैटेजी भी वैसा ही होना चाहिए। कुछ एकदम अलग हटके इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम वही जो रियल हो, ठीक है। एंड नॉन रिस्की, नॉन रिस्की का मतलब ये नहीं कि कुछ हो ही ना, बट हाँ जो रेट ऑफ रिटर्न निकल के आने वाला हो उस मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज के थ्रू, उनका जो रिस्क हो एटलीस्ट वो ROI के कंपैरिजन में बहुत कम हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। यूनिट 1 इज ऑल ओवर। नोट्स का वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में, नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ओके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाय बाय एंड टेक केयर।